Hello students, welcome back. Welcome to the part 9 of chapter 1st. In chapter 8, we have done with the interconversion of states of matter and the heating curve for a substance. Now we will move further, but before moving further, we will discuss some questions. मतलब आगे जाने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको दिया है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। सॉरी, ये डिग्री सेल्सियस से लिख दिया बाद में। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमने लिखाया था डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, वो फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 98 रख देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसी फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस की जगह 100 रख देंगे और फिर उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि जो फॉलोइंग टेम्परेचर्स हैं उनको आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, केल्विन माइनस 273। तो 300 में से अगर हम माइनस 273 कर दें, यू विल गेट 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 573 में से अगर आप 273 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ भी ज़्यादा टेम्परेचर है तो वाटर विल एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस विल बी गैस। बट बी ऑप्शन जो है, बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा। तो आप बताएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग होते समय दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड भी और गैस भी। तो आप बताएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ द स्टेट। मतलब जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। तो जैसे सॉलिड टू लिक्विड गया या लिक्विड टू गैस गया, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हमने बताया था ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर द हीट इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड चेंजिंग इन स्टेट्स। तो आप बताएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है कि जो हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाती है। इसीलिए जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप बताएंगे कि जो हीट एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड के हो या लिक्विड के हो, उनको ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाती है। इसलिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बताएंगे, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्या मेथड है। तो इसके दो मेथड है। एक तो कंडीशंस बता देंगे कि भी किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो यू हैव टू फॉलो द सिंपल रूल, दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर हम एयर को क्या करके, मतलब उसको कैप्चर करके अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को लो कर दें और प्रेशर को हाई कर दें, तो एयर कैन बी लिक्विफाई। फिर हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे और फिर मतलब आप बता देंगे एयर द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। सिंपल इतना सा लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके पास आता है इवेपोरेशन। तो पहले आपने पढ़ा है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन पता है सभी को क्या होता है। वेपराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में बदलता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
लेकिन इवेपोरेशन भी वही प्रोसेस है। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, होती तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर होता है। जैसे बादल जो बनते हैं वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से बनते हैं। अब इवेपोरेशन प्रोसेस कब होती है, जब सी वाटर होता है उसके सरफेस पर सन रेज आती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस में बदल जाते हैं। तो क्या होती है, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जो क्लाउड बनते हैं वो इवेपोरेशन की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि जब सन रेज आती हैं सी वाटर के सरफेस पर तो जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तुरंत वो सरफेस को एस्केप करके किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, और हमने बताया कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस जब भी होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, जबकि वेपोराइजेशन में टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है सभी लिक्विड्स के लिए। लेकिन इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होती है, तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। दूसरा हम बात करेंगे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, किस तरीके से इवेपोरेशन कूलिंग कोज करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो आप इसमें बताएंगे बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो सराउंडिंग होती है लिक्विड के उसके चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर लो हो जाएगा और क्या होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल गैस में बदल जाएंगे, इसीलिए इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, जैसे अगर आप क्या करते हैं, इसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे अगर आप क्या करते हैं अपने हाथ के हथेली पर क्या लगाएंगे, थोड़ा सा एसीटोन या परफ्यूम लगाते हैं, यू फील कोल्ड, मतलब आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड आपने लगाया है परफ्यूम या एसीटोन वो क्या करेगा, वो आपकी पाल्म से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है इवेपोरेट होने के लिए। जब आपके हैंड से हीट चली जाएगी तो आपको क्या फील होगा, कोल्ड फील होगा। ठीक है, और जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे दिया कि सरफेस फिनोमिना क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल गैस में बदल रहे हैं वो सिर्फ सरफेस वाले बदल रहे हैं, अंदर वाले पार्टिकल गैस में नहीं बदलते। इवेपोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना बिकॉज ओनली द पार्टिकल एट द सरफेस कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पर सिर्फ वो ही किस में बदल रहे हैं, गैसेस फॉर्म में बदल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये भी पता चल गया कि अगर हम परफ्यूम अपने हाथ पर लगाते हैं तो कोल्ड फ्यूल क्यों होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। ठीक है, इसको सरफेस फिनोमेना क्यों कहते हैं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, तो क्या होता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस में भी लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और इवेपोरेशन में भी लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ठीक है, लेकिन जो वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, जबकि इवेपोरेशन प्रोसेस कहाँ पर होती है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होती है। वेपोराइजेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, बट इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होती है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपोराइजेशन इज द बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब है कि वहाँ पर सरफेस के साथ साथ जो अंदर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो भी गैस में बदल जाते हैं। लेकिन इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, क्योंकि इवेपोरेशन में सिर्फ जो सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं वो ही किस में बदलते हैं, गैसेस में बदलते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन में कूलिंग कोज नहीं होते, क्योंकि जो हीट है वो हम खुद उसको दे रहे हैं अलग सोर्स से, जबकि इवेपोरेशन में क्या होती है, कूलिंग होती है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे समझ में, नाउ यू विल गेट द वेरियस एग्जांपल एंड वेरियस डेली लाइफ फिनोमिना by which you can understand the concept of evaporation.
तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे और बहुत सारे डेली लाइफ फिनोमिना बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्कस कराए हैं वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं और नोट्स एज इट इज़ आपको करने हैं, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक भी क्लास नहीं ले रहे हैं उनको भी आप क्लास लेने के लिए बोल दो, ठीक है। और अपने घर पर रहो, सेफ रहो। थैंक यू।